सत श्री अकाल एवरीवन। मेरे मन में काफ़ी टाइम समय से ये सवाल था कि ये जो गरीब देश है, ये देश जो कि डेवलप नहीं कर पा रहे, उनकी इतनी खबरें आती हैं कि इनको वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, आईएमएफ से इनको लोन मिला और काफ़ी सारे देश इनकी मदद करते हैं। पर फिर भी ये जो देश हैं ये डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे? इन देशों से निकल के जो लोग दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं, वो लोग ऊंची ऊंची पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। उन बड़े देशों की इकोनॉमीज ये छोटे देशों से गए गए इमिग्रेंट्स कंट्रोल करते हैं, वो लोग संभालते हैं। लेकिन वही अपने देश के अंदर ये लोग उस देश को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे, या वो देश डेवलप हो क्यों नहीं रहे? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे मिला वो है करप्शन। जब यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियंस को या कंपनीज को टेंडर मिलता है, जहाँ ग्रांट्स मिलती हैं या प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिलती है, तो यहाँ पर पॉलिटिशियंस या एलीट कंपनीज जो हैं वो सब फंडिंग को खा जाते हैं और सब स्टैंडर्ड काम करने के कारण वो देश डेवलप नहीं हो पाते। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ब्रिजेस बनते हैं वो अच्छे से नहीं बनते हैं तो गिर जाते हैं। लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं होता। जिन बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं मिल पाता। इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स आती। उस कारण यहाँ पर जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, इमॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, इस तरह के पैरामीटर्स पर ये देश खरे उतर नहीं पाते। और इन देशों के अंदर फिर अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा होना, होमलेसनेस जो है, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं और ये सभी गरीब देश गरीब ही रह जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। और सरप्राइजिंग बात ये है कि इन देशों के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, वो अमीर के अमीर होते जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि सब लोग गरीब हो रहे हैं, यहाँ ऐसा होता है कि अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जाता है और इस सब का एक ही कारण है और वो है करप्शन। अब जब मैं इस करप्शन के बारे में और पढ़ने लगा तो मुझे एक चीज़ पता चली कि ये जो करप्शन है ये ग्लोबलाइज्ड है। ये एक प्रॉपर सिस्टम के तहत काम करता है, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। एक तो करप्शन ये हो गया कि मेरे को किसी काम के लिए पैसे मिले, मैंने उसका सब स्टैंडर्ड काम किया और वो पैसा संभाल लिया। अब मैं वो पैसा संभाल के रखूंगा तो मुझे उसको छुपाना पड़ेगा, कुछ तरीका सोचना पड़ेगा कि ये किसी को मिल ना जाए। पर ग्लोबल करप्शन में तो ऐसा सिस्टम है कि आप पैसे को इतना घुमा देते हो कि फिर आप उसको लीगल बना के काम कर सकते हो। वो सिस्टम आपके पैसे को गवर्नमेंट की नज़रों से इनविजिबल रख देता है क्योंकि वो इंटरनेशनली काम करता है। और ये सारे सिस्टम को क्रिएट करने वाला है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने सिर्फ कॉलोनाइजेशन की प्रॉब्लम दुनिया को नहीं दी, उसने करप्शन को भी ग्लोबलाइज किया। इसको ज़रा एक पूरी कहानी से समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है जब जुलाई 26, 1956 के अंदर इजिप्ट ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, उसको एंग्लो फ्रेंच ओनरशिप से आज़ाद करने के लिए। इसके कारण ये हुआ कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यूके में इन्वेस्ट किया था, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया और उन्होंने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट खींचना शुरू कर दिया। और जो वहाँ की करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग, उसकी वैल्यू कम होने लगी। इस चीज़ से डरते हुए यूके के पास दो ऑप्शंस थी। या तो वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंश्योर करे, पर उससे ये होता कि बिजनेस और तेजी से चला जाता वहां से, या वो एक नया सिस्टम डेवलप करे। तो उन्होंने सेकेंड ऑप्शन चुना। नया सिस्टम डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली जब भी यूएस डॉलर जो होता है उसको यूज करना होता है तो देश उस यूएस डॉलर को खरीदते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। तो यूएस का जो डॉलर है उसके ऊपर उन देशों के कानून का एक रेगुलेशन रहता है। लेकिन अब और यूएस उस चीज को बेचता है तो यूएस का भी रेगुलेशन लेता है। लेकिन यूके ने क्या किया, उन्होंने यूएस डॉलर को बोरो कर लिया। इससे दो चीजें हुई। एक तो कि अब यूएस डॉलर यूएस की जुरिस्डिक्शन के बाहर यूज हो रहा था, इसलिए अमेरिका का या यूएस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। और यूके ने उस करेंसी को खरीदा नहीं था, सिर्फ बोरो करके यूज कर रही थी, इसलिए उस करेंसी के ऊपर यूके का लॉ भी ज्यादा फंक्शन नहीं कर सकता था। और इससे एक नई करेंसी होंद में आई जिसका नाम था यूरो डॉलर।
इस करेंसी के साथ या इस सिस्टम के साथ ये जो करप्शन है ये शुरू हुआ। आपने ऑफशोर शेल कंपनीज का नाम सुना होगा, टैक्स हेवन्स का नाम सुना होगा, वो सब कुछ इसी से शुरू हुआ। होता क्या है कि अब जब करेंसी बोरो हुई है तो एक देश जिसकी करेंसी है उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है और दूसरे देश ने खरीदी नहीं, बोरो की है, इसलिए दोनों देशों के ही रेगुलेशन उस पर नहीं चलते और कंट्रोल बहुत लूज हो जाता है। करेंसी को जुरिस्डिक्शन के बाहर यूज करने से ऑफशोर सिस्टम होंद में आया। इसके बाद यूके के कंट्रोल में जो रीजन्स आते थे, जैसे गुआन से जर्सी, अपना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड या केमन आइलैंड्स, इन सब जगहों के ऊपर यूके ने ऐसे रेगुलेशंस लगाए कि वहाँ पर हाई सीक्रेसी हो, लो टैक्स हो और इजी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो सके। इससे क्या हुआ कि दुनिया भर में जिन कंपनीज को, जिन एलीट्स को, जिन पॉलिटिशियंस को अपना पैसा छुपाना था, उनके लिए बहुत इजी हो गया। अब ये सिस्टम काम ऐसे करता है कि मान लो अगर आप एक पॉलिटिशियन हो या बिलियनियर हो और आपको टैक्स से बचने के लिए अपनी एसेट्स छुपानी है, तो आप मान लो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर अपनी एक शेल कंपनी बनाओ। वो शेल कंपनी अपना एक अकाउंट खोलेगी और इन और ट्रस्ट्स, कंपनी और अकाउंट के बीच, इस सारे एक स्ट्रक्चर के बीच उन एसेट्स को घुमाया जाए और ये सारे को यूके बेस्ड जो लीगल फर्म्स हैं वो मैनेज करेंगे। तो पेपर पे सारा कुछ लीगल होगा, लेकिन इन रियलिटी जो ओनरशिप है उन सब एसेट्स की वो हिडन रहेगी। इस चीज को ऑफशोर स्ट्रक्चरिंग भी बोला जाता है। इससे क्या होता है कि लो टैक्स, सीक्रेसी और इजी कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ये सब बिलियनियर्स, ये करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं अपनी एसेट्स को इन यूके बेस्ड लीगल फर्म्स के थ्रू मैनेज करवाकर छुपा देते हैं। इससे उनके देश में उन पर टैक्स लगता नहीं है और इन जगहों पर टैक्स लॉज वैसे ही बहुत लूज है और इससे कई सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। अपने देश के अंदर जो उस पैसे पर टैक्स ना लगने के कारण गवर्नमेंट को कम पैसा मिलता है, जिन स्कीम्स के अंदर वो पैसा यूज होना चाहिए था उनके अंदर यूज नहीं होता, सब स्टैंडर्ड काम होता है, स्कीम्स का फायदा गरीब या डिजर्विंग लोगों तक पहुंच नहीं पाता और प्रॉब्लम्स आती है। लंदन या यूके को इस सबसे एक फायदा तो ये होता है, वहाँ की गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम को ये फायदा होता है कि एक तो लंदन इस चीज की वजह से एक फाइनेंशियल हब बन जाता है। अब एक तरह से तो वो एसेट्स मैनेज तो सारा एक लंदन का ही सिस्टम कर रहा है, तो एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर लंदन की एक मोनोपोली आ जाती है। दूसरी चीज, वहाँ का लीगल सिस्टम अगर इस सबको मैनेज करता है, वहाँ के लॉज, वहाँ की फर्म्स, तो सर्विसेज के थ्रू वो भी कमाते हैं, तो एक ये फायदा उनको भी होता है। नुकसान यूके को भी इस चीज का एक ये होता है कि वहाँ के जो आम लोग हैं, अब जब ये ओलिगार्क्स, ये सब बिजनेसमैन या बिलियनर्स अपना पैसा वहाँ छुपाते हैं तो वो वहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब महंगी प्रॉपर्टी जब वो खरीदते तो प्रॉपर्टी के रेट्स और ऊपर जाते हैं। इस चीज के कारण वहां पर जो लोकल लोग हैं उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो जाता है और वहां पर होमलेस लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो करप्शन के कारण एक तरह से वहां के आम लोगों को भी प्रॉब्लम है, जहां पर वहां के आम नागरिक को घर नहीं मिलता और ये अमीर लोग अपना करप्शन का पैसा छुपाने के लिए वहां पर प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं और ये सब प्रॉपर्टीज वहां पर एम्प्टी रहती हैं। ये सब सिस्टम एक तरह से तो इनविजिबल ही रहता, लेकिन 2016 के अंदर जो पनामा पेपर्स लीक हुए थे उससे इस सब के ऊपर से पर्दा उठा कि ये सारा सिस्टम करप्शन को तो सपोर्ट कर रहा है, पर हैरानी की बात है कि ये सारा लीगल भी है। Reminder in this big dump of data coming out of Panama that tax avoidance is a big global problem. It's not unique to other countries because, frankly, there are folks here in America who are taking advantage of the same stuff. A lot of it's legal, but that's exactly the problem. और फिर इसके अंदर कई सारे बड़े नाम आए, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनका नाम आया, उनके ऊपर केस चला, उनको सजा हुई, हेल्थ इश्यूज के नाम पर वो यूके भाग गए और अभी वहीं है, वापस ही नहीं आए। उनकी जगह बाद में जब इमरान खान वहाँ के पीएम बने तो उन्होंने कई बार करप्शन का जिक्र किया। Corruption is not just an issue for Pakistan. It is an issue for all the poor countries.
In fact, I've come to this conclusion that countries are poor only because of corruption, and corruption of the elite. It's the corruption of the powerful that destroys a country, not the corruption of the weak. कि इस करप्शन को रोकना चाहिए, ब्रिटिश सरकार से उन्होंने कहा, और कुछ टाइम बाद हमने देखा कि वहाँ पर उनकी सरकार गिरा दी गई और फिर उसी पार्टी के उनके भाई शहबाज शरीफ वहाँ के पीएम बन गए। तो एक तरह से तो वेस्ट ये खेल खेलता है। बाकी ये काम सिर्फ यूके में भी नहीं होता। स्विट्जरलैंड के अंदर ब्लैक मनी छुपाने का बहुत फेमस सिस्टम है, स्विस बैंक का नाम आपने सुना होगा। सिंगापुर में ये होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक डेलावेयर नाम की जगह है, वो एक बहुत बड़ा टैक्स है मैंने कंपनीज के लिए, जो वहाँ पर रजिस्टर तो हो जाती है पर टैक्स नहीं भरती। अब आपको सुनकर लग रहा होगा ये सब तो वेस्ट में हो रहा है, पर प्रॉब्लम ये सब ईस्ट की है, क्योंकि वहाँ पर जो आम लोग हैं उनके लिए टैक्स लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर करप्शन पकड़ा जाता है तो बहुत स्ट्रिक्ट उनके ऊपर एक्शन होता है, पर ईस्ट में एक्शन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं, बदकिस्मती से ये लोग वेल कनेक्टेड भी होते हैं। पनामा पेपर्स के अंदर हमारे देश के अंदर भी नाम आए थे। अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं, जो ऐश्वर्या राय हैं, उनका नाम भी पनामा पेपर्स के अंदर आया था, पर यहाँ कोई खास एक्शन नहीं हुआ, जबकि बाकी देशों के अंदर प्रधानमंत्रियों को और पॉलिटिशियंस को रिजाइन तक करना पड़ गया था। 2016 में अमिताभ बच्चन पर एक बार फिर से सीरियस एलिगेशंस लगते हैं। कई देशों के जर्नलिस्ट द्वारा की गई पनामा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन टैक्स हेवन कंट्रीज यानी टैक्स हेवन प्लेसेस जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास में कंपनियों के डायरेक्टर थे। हालांकि पनामा पेपर्स के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ा। माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिंगमंडूर को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन भारत में पनामा पेपर्स की कोई ढंग की जांच नहीं की गई और इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार से कोई भी सवाल पूछा भी नहीं गया मीडिया के द्वारा। ईस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि जब लोग वेल कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाता, और इस सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि करप्शन बढ़ता है, सरकारों को जो टैक्स जाना था वो टैक्स नहीं जा पाता। जब ये करप्शन पॉलिटिशियंस करते हैं, जो स्कीम्स के पैसे हैं वो नहीं जा पाते, और इसका बहुत नुकसान होता है, और गरीब देश गरीब ही रह जाते हैं। तो अब अगली बार जब आप टैक्स हेवन, ऑफशोर स्ट्रक्चर, ब्लैक मनी, इस सब के बारे में सुनो तो एक चीज याद रखना कि ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। ये एक पूरा ग्लोबल सिस्टम फंक्शन कर रहा है जो ग्लोबली करप्शन को सपोर्ट करता है, ताकि कुछ लोग इससे फायदा कमा सकें। बेसिकली जिन लोगों के पास प्रिविलेज है और जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, उनकी प्रिविलेज को मेंटेन रखने का ये एक तरीका है, क्योंकि वो लोग इसको मेंटेन करने के भी अच्छे पैसे दे सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि आपके मेरे जैसा जो कॉमन सिटीजन है वो क्या कर सकता है। दूर से देखा जाए तो हमें लगेगा कि हमारा तो इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि हमें तो अब तक पता ही नहीं था। पर पास से अगर देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम एज अ मास, एज अ कम्युनिटी सोचे तो हम कर सकते हैं। पहली चीज, इस चीज के बारे में अवेयर होना। कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज जैसे स्पाइडर वेब, द ब्रिटिश सेकेंड एम्पायर है, लॉन्ड्रोमैट नाम की एक कमाल की मूवी है जिसके अंदर इस सब को एक्सप्लेन किया गया है। इस सब को देखो, इस चीज के बारे में अवेयर हो। पहला स्टेप हर रेवोल्यूशन का अवेयर होना होता है, इसलिए अवेयरनेस लाके आना सबसे जरूरी चीज, जिसमें छोटा सा काम मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप, आपको जब पता होगा, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होगी कि ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो फिर हमें मांग करनी चाहिए कि इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी लॉज होने चाहिए, कि ट्रांसपेरेंटली हमें पता होना चाहिए कि जो पैसा सरकार के पास है वो कहाँ से होकर जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस सब के ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए। तीसरा स्टेप, आपने ये सारा तो देख लिया कि ग्लोबल करप्शन कैसे सपोर्ट होता है, पर एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये सब होता तब है जब जहाँ पर करप्शन होती है। तो अगर हमारे देश के अंदर ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे जो स्टेट एजेंसीज हैं जिनका काम करप्शन को चेक में रखना है, वो जितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगी उतना ही इफेक्टिवली वो ये काम कर पाएंगी कि फर्स्ट प्लेस करप्शन हो ही ना, जिससे ये पैसा बाहर जाए ही ना। आज के समय में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर
देशों की इकोनॉमी से बड़े बड़े अमाउंट में जो डॉलर्स हैं वो इस ऑफशोर स्ट्रक्चर के अंदर पड़े हैं। यूके के अंदर खाली प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज पड़ी हैं महंगी महंगी, जिनके अंदर कोई नहीं रहता, पर वो इन ओलिगार्क्स और इन पॉलिटिशियंस, इन लोगों ने खरीद के रखी है, अपना काला पैसा छुपा के रखे हैं। एक लास्ट चीज हम ये कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना, क्योंकि गलत काम होंगे, दुनिया में गलत काम होने बंद नहीं होते, पर उनका सलूशन तभी होता है जब आम लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इसलिए पहला स्टेप जो हम ले सकते हैं इस सब के लिए कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो लोग सही न्यूज़ देते हैं, जो लोगों को अवेयर करते हैं, जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, उन सबको सपोर्ट करना, ये एक काम कॉमन पब्लिक को करना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ अच्छा चेंज सोसाइटी में आता है तो उसका फ़ायदा सोसाइटी को ही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ग्लोबल करप्शन सिस्टम है इस बारे में पता चला होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। बाकी इस तरह की वीडियोस आपको देखनी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा दूसरा कंटेंट भी चेकआउट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो इन मीडिया है, मास मीडिया, वो आपको किस तरह से ब्रेन वॉश करता है और किस तरह आपका कंसेंट एक तरह की आइडियोलॉजी, एक तरह की सोच के लिए मैन्युफैक्चर करता है, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि नॉम चॉम्स्की की एक बुक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के ऊपर बेस्ड है। धन्यवाद।